मतलब 1950 के बाद की जो विधियाँ हैं, वो तब तक तब उसको सुननी उस मात्रा तक सुननी होगी जब उस पे सारवान प्रश्न खड़ा हो जाए। तो अनुच्छेद 13(2) के तहत आपका पैसा एक्ट आया, वन का वनसूची बोलते हैं, पांचवा और छठवा। हालांकि ये कोई ये इसका एक्चुअल नाम जो है वो वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र है। तो इधर आज भी इन लोगों का रेस्ट्रिक्शन है, ये चीज़ का रेस्ट्रिक्शन है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से डिफाइन करती है कि 91 और 92 जो है। और जोहार, जय आदिवासी साथियों। जोहार, जय आदिवासी साथियों। हमारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर का था, पर किसी कारणवश से या किसी सुविधा नहीं होने से, ट्रैवलिंग में समय ज़्यादा होने की वजह से और बस में होने की वजह से हम लोग, नेटवर्क नहीं होने की वजह से हम लोग लेट हुए। वो प्रोग्राम हम लोग आज ले रहे हैं। कल किसी विशेष जगह पे प्रोग्राम करने चले गए थे जहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं थी, अन्यथा कल ही लाइव आने वाले थे। तो साथियों, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं कि हमारे आदिम जाति आदिवासी परिवार या अनुसूचित जनजाति जो दर्शा दर्शा रखा है भारतीय संविधान के अंदर, उस संविधान में हमारे क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, उस विषय पे हम लोग एक विस्तृत चर्चा की ओर लौटेंगे। डॉक्यूमेंट्री के तहत, दस्तावेजी के साथ, मतलब कि एक बुक लेकर के साथ में अपन बढ़ेंगे, जिसमें आप तमाम भाई लोगों को जो सवाल हो, लाइव प्रोग्राम है उसमें आपको जो भी सवाल लगे आप लोग कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब देने की फुल्ली कोशिश करेंगे। तो साथियों, हमारा जो आदिम जाति आदिवासियों का तो बहुत लंबा संघर्ष है और बड़ा संघर्ष है भारत भूमि के अंदर। पर हम लोग जैसे कि भारत से बाहर से आपका खैबर घाट, गोल्डन घाट, थाईलैंड होते हुए, थाईलैंड की तरफ से होते हुए भारत भूमि में जो रात की 12 बजे, बाराकड़ी वाला रात की 12 बजे अपने मादरे वतन छोड़ करके, अपना वतन छोड़ करके, निराश्रित होकर के, घरवाली छोड़ करके, बाइला होकर के हमारी भारत भूमि में एंटर हुआ, निराश्रित हुआ, रिफ्यूजी हुआ। इसको बोलते हैं रिफ्यूजी रिलीफ, रिफ्यूजी रिलीफ, शरणार्थी सहायता। तो हमारे देश में ये लोग आए और ये तमाम तरीके से फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज लोगों ने फिर जो कानून बनाया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चला, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, इसलिए क्रोन का शासन ये लाए 1858 में। ताज का पागड़ी नो शासन, एक तो बोलते हैं ताज, तो पागड़ी का शासन ये लेकर के आए। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 लेकर के आए। इसका मतलब कि भारत भूमि जब अंग्रेजों की अधीन थी, इसके इसके उपरांत राजाओं के राज शासन, सबके राज पाट सब चले गए। इसके बाद जब ये शासन अंग्रेज भी नहीं कर पाए, इन्होंने भारत शासन अधिनियम नाम रखा। तो भारत शासन अधिनियम अपन 1935 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो है भारत शासन अधिनियम की एक बुकलेट है, बुक है, जिसको हमने स्पेशली तैयार किया है, जो आपको उल्टा दिखेगा शायद लाइव में, इस वाले में। तो इसमें अपने को सेक्शन 91, 92 और 311 हमारे लिए काम के हैं। इसमें यह लिखा है, मैं आपको पढ़ता हूँ। ये जो 91 एरिया है, ये जो 91 एरिया है, एक्चुअल में यही आपका एक्सक्लूडेड एरिया, मतलब वर्जित क्षेत्र। 91 એટલે पुरुष एरिया, और आपका 92 मतलब कि बाई का एरिया। तो जो 91 एंड 92 का जो एरिया है, इस एरिया में यही आपका एग्जिस्टिंग लॉ बना के वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। इसलिए हमको विद्यमान विधि का अध्ययन संविधान के अंदर, विद्यमान विधि, विद्यमान विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्टिंग लॉ, उसका अध्ययन हमें करना बहुत जरूरी है और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो 91 एंड 92 इसमें कौन कौन से एरिया थे? तो आपका एक्सक्लूडेड एरिया में द नॉर्थ
असम है, और द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सदिया, भलीपुरा, लक्ष्मीपुर, द नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट, लुसिया हिल डिस्ट्रिक्ट, एंड जो पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया था, पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया द नॉर्थ कच्चार हिल डिस्ट्रिक्ट, गोरो हिल डिस्ट्रिक्ट, मिक्किर हिल डिस्ट्रिक्ट, और आपका द ब्रिटिश पोर्शन ऑफ द खांसी जेनेथिया हिल डिस्ट्रिक्ट एंड अदर देन म्यूनिसिपलिटी एंड कॉन्टम्पनेट। तो ये बहुत सारे एरिया इसमें दिए हैं, बाली पारा दिया है, कौन कौन सा एरिया कहाँ है, इस टाइप से उसी समय हमारा जो एरिया पार्सली एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एरिया में डिवाइड हो गया था। और इसमें कितनी जो जमीन है वो भी लिखा है इसमें, ये जो लिखा है कितनी कितनी जो जमीन है, किसकी कहाँ कौन सी एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड में थी, ये सारा की सारा इसमें वर्णन है। इसके बाद आपका इसका बिहार भी है, इसमें उड़ीसा भी है, इसमें मद्रास भी है, इसमें एक शब्द लिखा है एब्रोजिनल पॉपुलेशन may be said broadly to be found to district area। तो एब्रोजिनल शब्द इसमें भी लिखा है। और आपका यूनाइटेड प्रोविंस ने दिया है, कौन सा एरिया कहाँ है, बॉम्बे एंड सेंट्रल प्रोविजन भी दिया है। तो इसमें स्पेशली लिखा है कि इस एरिया में कोई भी कानून डायरेक्टली shall not apply to the excluded and partially excluded area। मतलब वो यूं नहीं कह रहा है कि कौन से एरिया में कौन सा कानून, मतलब कि पार्सली एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एरिया में कोई भी कानून डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। अब कोई भी कानून लागू नहीं होगा, यही चीज हमको आपका वर्तमान के 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में देखने को मिलती है। तो आपका जो 91 एंड 92 है, ये एग्जिस्टिंग लॉ बना करके वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्टिंग लॉ बना करके आपका अनुच्छेद 366(10) में इसकी परिभाषा है। एग्जिस्टिंग लॉ बना करके वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में 5th एंड 6th नंबर पे डाल दिया गया। एक्चुअल में 5th एंड 6th एक नंबर है, वो नंबर पे उसको आप अनुसूची बोलते हैं, 5वां और 6वां। हालांकि ये इसका एक्चुअल नाम जो है वो वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र है। तो इधर आज भी इन लोगों का रेस्ट्रिक्शन है, एक चीज का रेस्ट्रिक्शन है। तो ये चीज हमें अच्छे से डिफाइन करती है कि 91 और 92 जो है। और कुछ पैराग्राफ में और कुछ लोगों का ये मानना है कि पूरा जो एरिया है भारत भूमि है वो पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया है, और पूरा देश पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया है, तो पूरा देश आंशिक वर्जित क्षेत्र है। तो खाया पिया सारा चीज मैनेज किया तो देश में इमिग्रेशन एक्ट आना चाहिए। ये आपका अब आगे की बात करते हैं अपन। ये हो गया आपका इसका 311 भी देखेंगे तो उसमें इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आपका ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट एंड ट्राइबल एरिया। 2 चीजों का इसमें भी वर्णन मिलता है। इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका अनुच्छेद आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो खत्म हो गया, पर वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि आज भी ये लोग अप्लाइड है, ये जो कानून है ये अप्लाई है। अपन अभी देखते हैं, मेरे पास कुछ कानूनों का खुदा है। ये जो कुछ है मेरे पास दस्तावेज, आपका भी वर्तमान संविधान में वही बात, आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7A, BC और 18 में लिखा है। वही आप अगर क्या देखेंगे तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ और वो जो अप्लाइड हुआ, तो उसके पहले अनुच्छेद में लिखा कि भारत अर्थात राज्यों का संघ। भारत अर्थात राज्यों का संघ का मतलब होता है आपका संघ एटले यूनियन।
यूनियन एटले कॉरपोरेशन संगठन कि ये जो पूरा सिस्टम है वो एक यूनियन है, वो एक संघ है, संगठन है। इस विषय को हमें समझना चाहिए। एक ऐसी बुक होगी रहेगी द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के पहले की विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी कि जब तक उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो या सब्सटेंशियल क्वेश्चन न खड़ा। वही अनुच्छेद 13(2) में भी यही कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद की जो विधियां, मतलब 1950 के बाद की जो विधियां है वो तब तक तब उसको शून्य, उस मात्रा तक शून्य होगी जब उस पर सार्वजनिक प्रश्न खड़ा होता है। तो अनुच्छेद 13(2) के तहत आपका पैसा एक्ट आया, वन अधिकार अधिनियम 2006 आया, और आपके जो कानून आदिवासियों को उजाड़ने के लिए आए, वन अधिकार अधिनियम अभी 2023 आ रहा है। तो अनुच्छेद 13(2) के तहत इसका सब्सटेंशियल क्वेश्चन या सार्वजनिक प्रश्न खड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली शून्य है। ये हम लोगों को रीट में या रीट पिटिशन के तहत इन लोगों को चैलेंज करना चाहिए। अब दूसरी चीज आपका देखेंगे अनुच्छेद 13(3) का। अनुच्छेद 13(3) को में लिखा है कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। अब रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है, इसका मतलब यह है कि ग्राम सभा को, मतलब रूढ़ी प्रथा का मतलब होता है आपकी गांव की गणराज्य की कस्टमरी लोग या ग्राम सभा इसको बोल सकते हैं, उसको विधि का बल है। और विधि का मतलब है आपका संविधान। संविधान का मतलब है कार्यपालिक, न्यायपालिक और विधायिका। कार्यपालिक, विधायिका और आपका न्यायपालिक, इन तीनों के पावर आदिम जाति आदिवासी की कस्टमरी लॉ के अंतर्गत समाहित है। इसीलिए न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा का जो निर्णय वेदांता ने दिया वो इसी हिसाब से और इसी मार्फत आया। तो अनुच्छेद 13(3) का भारत भूमि के गांव में एक कस्टम के अंदर एक कस्टमरी लॉ है जो अपने आप में एक संविधान है। इस चीज को हमको समझना चाहिए। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि आपका दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि आपका भारत भूमि के भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर, अनुच्छेद 19 के अंदर इस चीज का वर्णन है कि पहला उसमें लिखा है कि सभी नागरिकों, सभी नागरिकों का मतलब क्या है, सभी नागरिकों को ये अधिकार है, चलो हाँ, सभी नागरिकों को बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, संगम या संगठन बनाने की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी है, बस जाने निवास करने की आज़ादी है, और साथ में आपका बस जाने निवास करने पर जो दो अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज या खंड 2 वो कहता है कि खंड 1 के क की बात, क ख ग ढ, मतलब कोई बात जहाँ विद्यमान विधि अधिरोपित करती है उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। का मतलब है कि विद्यमान विधि का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि विद्यमान विधि का मतलब यह है कि आपका 5वीं और 6वीं अनुसूची जो बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1935 का 91 एंड 92 उसके ऊपर कोई प्रवर्तन पे प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब जो नागरिक है वो आदिम जाति आदिवासी के एरिया में या विद्यमान विधि जहाँ अधिरोपित करती है वहां उनकी वाक्य स्वतंत्रता भी पर भी सवाल है। दूसरा, संगम संगठन बनाने की आजादी, तो 3 और 4 ये भी विद्यमान विधि को के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालने की बात करते हैं, इसलिए क और ख और ग की बात है वो भी लागू नहीं पड़ती। इसके बाद आपका 5 और 6 जो है, 5 अनुच्छेद 19 का 5 में दो चीज अपने को देखने को मिलती है कि इस देश में भारत के संविधान में या भारत भूमि के ऊपर अंदर दो लोग हैं, एक साधारण जनता और एक इन्होंने अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्शाया या एक देशज लोग। तो भारत भूमि के एक लोग हैं वो देशज है, मूल नेटिव, मूल बीज, मूल वतनी, आपका मूल नाना या राजबीज राजकरणी वो है। और दूसरा आपका जो है वो आपका भारत साधारण जनता जो नागरिक है वो भी बस जाना निवास करने पे भी क्वेश्चन, नागरिकों के बस जाने और निवास करने पर भी सवाल खड़ा करता है जहां विद्वान विधि रिपीट करती है। और 6 भी बोलता है व्यापार करना भी विद्वान विधि को प्रवर्तन पर प्रभाव डालता है। इसलिए
विद्यमान विधि पर कोई भी परिवर्तन का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये बात उसमें कही गई। इसके बाद अपन आगे जाते हैं तो अनुच्छेद आपका 52 और 53 का अगर अध्ययन करते हैं तो 52 में ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बरोबर है। फिर आगे ये बात भी कही कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और भारत की संघ की संपूर्ण कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। पर अनुच्छेद 53 का 3 का क क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात जहां विद्यमान विधि अधिरूपित करती है तो वहां उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो यही जजमेंट आपका एम आसिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में एक जजमेंट आया। मैं उसका उस जजमेंट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का एक जजमेंट है, उसमें ये कहा गया कि एक बार राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देते हैं तो वो स्वयं भी वहां पे आपका बिना किसी अधिसूचना या बिना किसी सहमति के कोई भी वर्क वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है तो स्वयं राष्ट्रपति भी उस क्षेत्र को नहीं घटा सकते हैं। यह रांची एम आसिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में इसका एक जजमेंट है। तो आपका जो रतलाम का क्षेत्र है वो पूरा अनुसूचित क्षेत्र हुआ करे, तो और आपका पिपलोदा है अपना रतलाम में, वो भी अनुसूचित क्षेत्र हुआ करता था और कई क्षेत्र जो है वो अनुसूचित क्षेत्र हुआ करते थे। इसलिए जो एक बार घोषित हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 26 हो या पार्ट बी स्टेट 1950 हो या 1977 का हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर आपका 192 हो, ये जितने भी जो होंगे वो सारे के थे वो आज भी वैलिड है। घटाया गया वो अवैध है, ऐसा एम आसिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में। मतलब कि अनुच्छेद 53 का आपका 3 का क की जो अपने व्याख्या करी उसका जो व्याख्या को पूर्ण कौन करता है? एम आसिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड इस बात का व्याख्या करता है। आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि विद्यमान विधि में भी बिना अधिसूचना या बिना किसी सहमति के राष्ट्रपति सीधे रूप से लागू नहीं पड़ते हैं, ऐसा उसमें लिखा है। अब आगे बात करते हैं अपन अनुच्छेद 1900 अनुच्छेद आपका 124 भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है भी, इसमें भी कोई दो राय दो बात हो ही नहीं सकता। पर फिर आगे जाके लिखा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है उसकी जो नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश की, उनको कौन करेगा? राष्ट्रपति अपनी मुद्रा या हस्ताक्षर से करेंगे, ऐसा उसमें लिखा है। तो अपनी मुद्रा हस्ताक्षर से करेंगे तो आपका जिस अनुच्छेद 53 का 3 क है उसमें लिखा है विद्यमान विधि पर सीधे रूप से राष्ट्रपति जी भी लागू नहीं पड़ते हैं, तो फिर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर किए हुए 124 मुख्य न्यायाधीश जी सीधे रूप से कैसे लागू पड़ सकते हैं? ये सवाल, ये व्याख्या जो आती है तो इसी में एक जजमेंट आया पल्ला काशी विश्वनाथम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसमें ये लिखा कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया, कि अनुसूचित क्षेत्र में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो पनिश नहीं कर सकते, ऐसा करके एक जजमेंट आया। और आगे जाकर के हम लोग और देखते हैं तो ये ऐसा तो व्याख्या और अपना जो समझना और जज के हिसाब की जो व्याख्या है वो मिल रही है। फिर आगे जाकर के हम लोग किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद आपका 147 अनुच्छेद 147 एक निरीक्षण के बारे में बताता है या किसी सार्वजनिक प्रश्न के बारे में बताता है कि अगर संविधान के प्रति कोई सार्वजनिक प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन या किसी बात के होते हुए कोई डिस्टर्ब होता है तो जो है स्वतः 1935 से संचालित हो जाएगा, ऐसा लिखा है। मतलब कि आज भी अगर आदिम जाति आदिवासियों के कानून को, उनकी रूढ़ियों को, उनकी प्रथाओं को, उनके कस्टम को अगर नहीं माना जा रहा है तो ये भारतीय संविधान के ऊपर अपने आप में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्रश्न है। इस विषय का भी हमें व्याख्या मिलती है।
अब आगे जाकर के बात करते हैं तो हम आर्टिकल 243 में चल जाते हैं डायरेक्ट। तो 243 जो है उसमें क और ख दो दिए हैं भाग, तो उसमें पंचायत है। तो 243 आपका 243 के सेक्शन यग जैटाइम के तहत आपका 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में कतिपय क्षेत्रों को लागू नहीं होना। तो कतिपय क्षेत्रों में किसी भी हालत में पंचायत का विस्तार नहीं हुआ है, तो इन्होंने पंचायत का विस्तार करने के लिए एक आपका पैसा करके लाए। तो पैसा एक लाए पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, कि हम लोग इस शेड्यूल एरिया को बढ़ाएंगे। तो ये शेड्यूल एरिया को बढ़ाने की वजह से घटा रहे हैं, तो ये भी एक वो है। और अनुच्छेद 13(2) के तहत अगर पैसा एक हमारे लिए लाभकारी शायद नहीं हो रहा है, अगर इसके प्रति सवाल खड़े हो जाते हैं तो संविधान के आपका क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 13(2) के तहत उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगा। फिर आपका देखेंगे अनुच्छेद 243 का ख। तो ख का ZC के तहत नगर पालिकाओं का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हुआ है, और ऐसा करके अगर होगा तो उसमें म्युनिसिपल एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया कानून लेकर के आना पड़ेगा। अब आगे जाकर के ये जिसे तो अनुच्छेद 243 का ख के अनुसार, ZC के अनुसार झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बांसवाड़ा और आपका और बहुत सारे जिले जो शेड्यूल है आपका छिंदवाड़ा और उमरिया, कटनी, इस क्षेत्र में आपका नगर पालिकाएं जो इन्होंने विस्तार कर रखा है, थांदला, पेटलावत, ये सब पूर्ण रूप से अवैध है। इसका सवाल आप लोगों को करना चाहिए। इसके बाद आगे जाकर के तो जो अपना थांदला का मैटर उठ रहा है कि नगर पालिका कचरा वाला, तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब दूसरी बात अगर होती है आगे जाकर के कि अनुच्छेद 244(1), तो अनुच्छेद 244(1) के अंदर आपका लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति व क्षेत्रों के शासन प्रशासन के नियंत्रण में, मतलब कोई लागू करेगा ऐसा शब्द उसमें नहीं लिखा, नियंत्रण या कंट्रोलिंग के बारे में उसमें लिखा है। तो उसमें पैरा 2 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार, तो अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार आगे जाकर के ये लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूचित क्षेत्र में, मतलब वो यूं कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है, माना कि है, पर अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार उस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए। तो उपबंधों क्या, उपबंधों का मतलब, तो उस प्रावधान का मतलब है कि आपका पीएम टू कलेक्टर हो या फिर संपूर्ण स्वशासन होगा, तो तब जाके बात समझ में आती है कि 5वीं अनुसूची पैरा 2 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है या नहीं हुआ। तो पता चलता है कि RTI में हमको पता ही नहीं है, कहीं लिखते हैं कि नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो ये प्रशासन हम पे डंडे क्यों चला रहा है, ये सबसे बड़ा इनके खिलाफ सवाल है। ये सारे इन लोगों को करना चाहिए। अब दूसरी बात अब हम करें अनुसूचित और आगे जाकर के 368 के तहत इसके प्रावधान संशोधन नहीं हो सकता है, या किसी ये सेम टू सेम बात है, मतलब 92 का बोल सकते हैं हम लोग 92 1935 के भारत शासन अधिनियम का 92 है, वो सेम टू सेम आपका कहाँ है, इसमें है 5वीं अनुसूची में डाला गया है। तो कोई भी कानून डायरेक्ट मतलब नॉट अप्लाई, कि आपका विधानसभा और लोकसभा कोई भी कानून वहां लगता नहीं है। अब आकर के आगे जाकर के अपन देखते हैं कि कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो सबसे बड़ा सवाल वही है कि कार्यपालिक शक्ति का जब विस्तार नहीं है तो अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है, तब पता चलता है कि आदिम जाति आदिवासी अनुसूचित जनजाति में ही निहित है। आगे जाकर के हम लोग भी देखते हैं कि आपका अनुच्छेद 244 के बाद अगर पढ़ने लायक अनुच्छेद है तो अपना
305 है। इसके बाद 363 अनुच्छेद है, उसमें ये लिखा है कि सनद। तो सनद का क्या लफड़ा है कि जहां सनद संधि की जो बात आती है वहां पे न्यायालय की प्रतिबद्धता लिखा है या प्रतिबंध लिखा है। न्यायालय को रोका गया है वहां पे कि संधियों वाले मामले में आपको बीच में नहीं पढ़ना है, ऐसा उसमें लिखा गया है। और संधि का मतलब होता है करार, कॉल, करार, एग्रीमेंट, लीज, लीजस, सनद। तो अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू रूल 1972 फाइल नंबर 396, जो लीज है वो 99 की ईयर्स का था, वो 1969 में 4 फरवरी 1970 को खत्म, नशरत बातल हो गया है। तो ये साधारण प्रश्न खड़ा हो गया 147 के तहत। और दूसरी चीज आपका तो सनद तो एंड हो गया। और सप्लीमेंट बी में भी ये है कि अभी कोई भी सप्लीमेंट बी में मतलब अभी बायलेटरल एग्रीमेंट करना ही नहीं है। तो बायलेटरल एग्रीमेंट नहीं करना है मतलब कि टू पक्षी करार, वोट नहीं करना है, अभी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा उसमें सप्लीमेंट बी के अंदर लिखा है। पर हमारे लोग बायलेटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं हर 5 साल में। तो बायलेटरल एग्रीमेंट करने के चक्कर में 5 साल सिस्टम हम पे राज कर रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारा आदमी जाएगा, बोलेगा ये वो, ठीक है वहां तक जो आप सोच रहे हैं, पर वो सिस्टम 5 साल के लिए हमारे ऊपर वापस थोप दिया जाता है। इसलिए तो बायलेटरल एग्रीमेंट की हमको अभी जरूरत नहीं है, ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। अब आगे जाकर के हम लोग बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 366 का 10 में लिखा है, क्या लिखा है अनुच्छेद 366 में कि आपका विद्यमान विधि क्या है। तो बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने से पहले की विधियां, उसको विद्यमान विधि बोला। तो 91 और 92 जो है वो विद्यमान विधि बन करके 5वीं और 6वीं के रूप में डाला गया। ये विद्यमान विधि है। और विद्यमान विधि जहां अधिरोपित करती है वहां उसके प्रवर्तन पर प्रभाव कोई भी न राष्ट्रपति डालता है, ना जज डालता है, ना कोई कानून डाल पाता है। ये ऐसा संविधान की व्याख्या बोलती है। और आपका पल्लाकाशी विश्वनाथम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बोला, एक ऑर्डर है वो बोला। तो ये सारी आया। इसके बाद आपका देखते हैं कि अनुच्छेद 372 उसमें कहता है कि 395 जिस कानूनों को, जिस विद्यमान विधियों को खत्म करता है उसको 372 एक सुरक्षित करता है। इसमें एक जजमेंट आया नरेश चंद्र बोस वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, उसमें कहा कि 395 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को खत्म करता है, पर 372 एक सुरक्षित करता है। तो ये थे हमारे पूरे जो बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो विधियां थी, प्रवत लो, फोर्स ऑफ लो, एग्जिस्टिंग लो, वो सारी चीजें लागू है। ये आपका जजमेंट के थ्रू हमको पता चला। अब हम लोग क्या है कि कुछ जजमेंट है, वो जजमेंट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो जजमेंट के बारे में अगर 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में ये कहा गया है कि आपका 8% जो आदिवासी है वो भारत भूमि का मूल निवासी है, ऐसा उन्होंने लिखा। और 92% जो लोग हैं वो इमिग्रेंट है, गैर आदिवासी मतलब इमिग्रेंट है, प्रवासी है, ऐसा उसमें लिखा। इसके बाद फिर आपका देशज शब्द का प्रयोग करता है, जबकि भारत विधान के अनुसार संविधान की अनुसूचित जनजाति में शब्दों को ये इसमें देशज शब्द जो आपकी एक रिपोर्ट है इसमें मिल गया कि देशज शब्द भी है। देशज तो इस देश में 2 जनता है, जनजाति कार्य मंत्रालय की आपका जजमेंट पे, हाँ 5 जनवरी 2011। इसके बाद आपका जजमेंट आता है एक और जजमेंट 1978 में आया, उसमें लिखा कि आदिवासी आर द रियल ओनर ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया। उसमें ओनर शब्द लिखा है, मतलब मालिक, धनी, मूलबीज, मूल नेटिव, राजबीज, राजकरणी, ये जो शब्द लिखे हैं वो कहाँ लिखे हैं आपके 1978 वाले जजमेंट में, कि आदिवासी आर द रियल ओनर ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया एंड नॉन आदिवासी हैव नो राइट्स टू ऑक्यूपाई द लैंड सॉइल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो नॉन आदिवासी है, गैर आदिवासी, उसको भारत भूमि का एक टुकड़ा भी लेने का अधिकार या पत्थर भी उठाने का अधिकार नहीं है, ऐसा उस जजमेंट में कहा गया। दूसरा जजमेंट अपन कहे हैं तो आपका समता जजमेंट है। समता जजमेंट का जो है वो मेरे पास ये समता जजमेंट का पूरा ड्राफ्टिंग है। तो समता जजमेंट में कहा है कि आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक पर्सन की डेफिनेशन दी है। मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र में जो
आपका अ, जो प्रशासन है, कलेक्टर है या अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार से है, वो कौन है? एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति है। फिर आगे जाकर के कहा ये भू राजस्व संहिता है, ये भू राजस्व संहिता की किताब है। इसके अंदर 165 में कहा कि एब्रोजिनल शब्द लिखा है। एब्रोजिनल मतलब आपका मूल निवासी, मूलवासी शब्द इसमें लिखा है। तो आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं होती है। और पी रामारेड्डी जजमेंट 1988 और ये समता, तो उसमें कहा कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होती। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक व्यक्ति है। तो अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी लेने के लिए क्या सरकार आदिवासी है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके बाद आपका पल्लाकाशी वाला जजमेंट हम लोगों ने स्टडी कर लिया। और हमारे पास ये जो बुक है 1921 का बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल, इस बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल के पेज नंबर 231 का 24 ये लिखा है, द मीनिंग ऑफ दिस फिक्स पीरियड इज दैट इफ द बिगनिंग of the period at 1070 a lease is granted for 99 years, it is true till it's run till 1969। ये सिर्फ 1969 तक रहेगा। but if in 1900 a second plot is given out of under the same rule, उस सेम रूल में एक प्लॉट दिया गया, इट इज ग्रांटेड ओनली अप टू 1969। 1900 में भी कहा 1969 के तहत इवन इन 1950 द लीज इज ग्रांटेड वुड बी ग्रांटेड ओनली फॉर 19 ईयर्स। मतलब कि ये लीज वो ओनली 1969 के लिए थी। और लीज अगर रिन्यू हुआ है ऐसा कोई दस्तावेज मांग लीजिए, या अपने तो बहुत विधायक सांसद जो लोग हैं वो मांग लीजिए, ऐसा दस्तावेज दिखा दीजिए कि लीज रिन्यू हुआ है। लीज रिन्यू हुआ है, बायलेटरल एग्रीमेंट, रोड में आदिवासी समाज मारा जा रहा है। दूसरी बात है, तो ये बहुत सारे एग्रीमेंट लिखे हैं। तो हमारे को आदिम जाति आदिवासियों को अगर इस संविधान का एनालिसिस और विश्लेषण करें तो हमारे विश्लेषण में एक ही चीज की एक ही बात आती है कि सबसे पहला सवाल आपको अनुसूचित क्षेत्र में ये करना है और पूरे भारत भूमि में सबसे पहला सवाल ये करना है कि आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का कौन? मूल बीज, मूल वतनी, मूल नेटिव, मूल मालिक या HOSC या राजबीज या फिर आपका नागरिक, शरणार्थी, रिफ्यू रिलीफ गारंटेड, नॉन जुडिशियल या WTO वाले, RBI के परिवार वाला, मतलब कौन? ये सबसे बड़ी RTI आप लगाओ। तो उसमें सबसे पहले हमारे तो आदिम जाति आदिवासी की एक डेफिनेशन या परिभाषा निकालो। RTI के माध्यम से गृह मंत्रालय को लगाओ या प्रधानमंत्री को लगाओ, विधि विभाग को लगाओ, जहां आपको लगाना पड़े वहां लगाओ। दूसरा सवाल है कि अगर शेड्यूल एरिया को डिफाइन किया है तो शेड्यूल एरिया में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है कि नहीं? 5वीं अनुसूची पैरा 2 के तहत ये दूसरी RTI आप पुटअप करो। और तीसरी RTI आपको पुटअप करना है कि भारत भूमि के अंदर दर्शाई गई शासकीय भूमि का मालिक कौन, ओनर कौन, धनी कौन? जब आपका 1978 के जजमेंट में कहा दिया कि आदिम जाति आदिवासी आर द रियल ओनर ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, तो फिर जो सरकार है वो कौन है? जरा हमको इसका डेफिनेशन मांगिए RTI के माध्यम से। हमने कह रहे हैं कि आप हम बोल रहे हैं वो मान लीजिए, पर आप उसका RTI के माध्यम से हर चीज की जानकारी मांगिए। चल रहा है ना? हाँ, तो आपका जानकारी मांगिए। अगला फिर अगर आप जाएंगे तो आपका ये जानकारी मांगिए। तीसरी चीज जानकारी ये है कि आदिम जाति आदिवासी में बहुत सारी आदिम जातियां आती है। भील है, गोंड है और मुंडा है, उराव है, संथाल है, नाग, नागा है, ये तो बहुत सारे जो लोग हैं। तो भील नेटिव के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगता है या नहीं लगता, इसका गैजेट नोटिफिकेशन, प्रमाणित प्रतिलिपि गैजेट नोटिफिकेशन सहित उपलब्ध कराए। ऐसा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप ये RTI लगाए। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लैंड रेवेन्यू रूल को क्या है कि बहुत सारे जो नेता है वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू रूल का एग्जिस्टिंग नहीं, जबकि रिन्यूअल का दस्तावेज उनसे मांगे तो वो जवाब आज तक कोई देता नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट गैजेट नोटिफिकेशन मांगिए। फिर दूसरी चीज में आप जाओ तो ये चीज मांगिए, हाँ टैक्स में सब आ गया, बिजली आ गया, रेल आ गया, टोल आ गया, पेट्रोल आ गया, उसमें सारे टैक्स लगते हैं नहीं लगते, उसका गैजेट नोटिफिकेशन मांगिए, तो हम अगली लड़ाई चालू कर पाएंगे। दूसरा चीज, अनुसूचित क्षेत्र में 1959 के अनुसार मध्य प्रदेश में है, 1963 राजस्थान में है, तो उसके अनुसार सावकारी अधिनियम का विस्तार हुआ नहीं है। तो जितने भी रकम, चांदी, सोना गिरवे पड़ा, बैंक का जो लफड़े कर रहे हैं ये आगे थे। तो ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। दूसरा चीज है
कि पल्लाका सी विश्वनाथम और आर्टिकल 124 और आईपीसी सेक्शन 5, नहीं सॉरी पुराने वाला आईपीसी सेक्शन 5 था, अभी बीएनएस का 1 का 6 के तहत आदिम जाति आदिवासी समुदाय पर ये बीएनएस और आईपीसी का विस्तार हुआ है नहीं हुआ, गैजेट नोटिफिकेशन से ही जानकारी उपलब्ध कराए। क्योंकि पल्ला काशी विश्वनाथन में ये कहा कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया में ये पनिश नहीं हो सकता, तो सीधे रूप में है कि सीआरपीसी हमारे लागू नहीं पड़ता है, तो सीआरपीसी लागू नहीं पड़ता है। और वही बात अपने 244 एक्ट में इसका हवाला अपने को मिलता है कि एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर आपका विद्यमान विधि जहाँ लागू है वहाँ ये चीज़ें काम नहीं करती, ऐसा करके दिया है। दूसरी चीज़ अगर हम लोगों की मेन समस्या है तो जो डैम है, जैसे पुण्यागढ़ी डैम है, मजुड़िया डैम है, और जो तमाम तरह की जमीन जा रहा है, मेघनगर, झाबुआ, थांदला, अलीराजपुर, खदान, मिनरल, रेडियम, छिंदवाड़ा, मंडला, डिडोरी, बसानिया बांध, देवास, छिंदवाड़ा में 350 गांव जा रहे हैं, आपका बांदा बांध, नीमच और बांसवाड़ा का न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये जो कृत्य है ये संविधान के खिलाफ सारवान प्रश्न है, संविधान के ऊपर ये सारवान प्रश्न है। तो इस सारवान प्रश्न को हमें इकट्ठा करना चाहिए और इनसे मांगना चाहिए कि आदिम जाति आदिवासी के ऊपर जबरदस्ती विस्थापित करना, जबरदस्ती धकेलना और घर से बर्बाद करना ये एक देशद्रोह की श्रेणी में है, राजद्रोह की श्रेणी में है। तो ये जितना प्रशासन है, कलेक्टर्स है, पुलिस है, जो आदिम जाति आदिवासियों को बंधारण को, आदिम जाति आदिवासी के बंधारण को, भारतीय संविधान को नकार रहे हैं, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो भारत भूमि के जितने भी रूढ़िगत रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ, ग्राम सभा जितनी भी है, उन सबसे निवेदन करता हूँ कि संवैधानिक सिस्टम है और सब लोग मिलकर के हर एक आवेदन के, जैसे बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्लांट के कलेक्टर के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर, इनके रतलाम के जो जबरदस्ती निवेश ला रहे हैं उस कलेक्टर के ऊपर, अलीराजपुर के कलेक्टर के ऊपर, झाबुआ कलेक्टर के ऊपर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट के कलेक्टर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाने का एक प्रस्ताव पारित करे। हर एक पंचायत में भी होना चाहिए, पैसा जो लागू है उसके तहत कि हमारे कानूनों का संरक्षण नहीं हो रहा है तो हर जगह ग्राम सभा बैठाइए। और दूसरी चीज में हम देखें कि बैंक जो हमारे आदिम जाति आदिवासियों को कर्जों में डुबा के कोई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका एनालिसिस है। तो एनालिसिस के हमारे पास ये दस्तावेज है, इस दस्तावेज में रुपयों का स्टैंडर्ड और मानक के बारे में दिया गया है। तो इसी में लिखा है, दिख रहा है भाई साहब? तो इसी में लिखा है 1 तोला आपका 1 रुपये का जो है वो 1 तोला 11.66 ग्राम 1 रुपया, 1 तोला 11.66 ग्राम शुद्ध सोना चांदी शुद्ध 10 ग्राम, ये मोहर, ये पहले वाला। तो अभी रुपया तो यही है, आगे हमने और वर्णन देखा है। तो इसमें खूब आरटीआई लगे। तो 1 रुपये का कीमत 800 रुपये, मतलब 1 तोला सोना, तो 500 रुपये का 4 लाख होता है। तो 20 लाख का अगर लोन है तो 20 लाख बटे 4 लाख करेंगे तो 500 के 5 नोटों में मतलब 2500 रुपये में 20 लाख का लोन खत्म हो सकता है। ये हिसाब एक बैंक है। तो बैंक में आरटीआई लगाइए आप, कहिए कि रुपये का मापक क्या, पैमाना क्या, स्टैंडर्ड क्या, दूध का तो लीटर है, शक्कर का किलो है, तो रुपये का क्या स्टैंडर्ड है, कैसे घट बढ़ रहा है, इसका आप लोग आरटीआई लगा के ये चीज पता करें। बाकी तो कहने को बहुत सारा है, पर अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि राजस्व रेवेन्यू है, इसका ओनर भूमि धनी कौन है, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया 100 क्या है, तो ये बात का बहुत सारा मैटर है। और एक और जो जजमेंट है ये बॉम्बे हाई कोर्ट का सुषमा एस सामंता का जजमेंट है, प्रेसिडेंशियल लॉयर चार्टर लॉ। तो ये भी जानने का चीज है, क्योंकि इसमें लिखा है कि देश के आपका उच्च न्यायालय के जजेस कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट झूठा होने का सबसे बड़ा सबूत है कि इंडियन गवर्नमेंट के मेन ओनर द्वारा हायर मजिस्ट्रेट राय चार्टर के तहत रिपीटिशन नंबर ऑर्डर नंबर 22 प्रेजेंटली सरकार बुरी तरह हार जाने के बाद भी नागरिकों तरह तरह कानून चलाती है। 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट टू पावर खत्म हो चुका है। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑल टू ऑल राइट पावर खत्म हो चुका है, मतलब कि सरकार का टाइटल उपयोग करने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा इसमें लिखा है। मैं थोड़ी कह रहा भाई, दिखाइए जरा, ये कह रहा है, सौराष्ट्र के पेपर में ये छपा है, अब मैं क्या कर सकता है इसमें। तो ये बहुत सारे भाई लोगों का है, और सब आदिम जाति आदिवासी परिवार भारत भूमि के। और एक चीज वो मैं दिखा रहा हूँ, जरा बैक देना, वो तारीख दिख नहीं था 9 जनवरी 2015 का गेजेट नोटिफिकेशन है, दिख रहा है क्या? हाँ। तो इसमें इधर पीछे लिखा है, क्या लिखा है
कि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख भारतीय मूल के विद्यमान कार्ड धारक व्यक्ति जो भारत सरकार की गृह मंत्रालय अधिसूचना 26/0/11/14 नहीं 498F1 तारीख 19 अगस्त 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत वे भारतीय विदेशी कार्ड धारक रूप में समझे जाएंगे। मतलब जितने कार्ड धारक है, गैजेट नोटिफिकेशन 2015 को निकाला इन्होंने, उसमें कहा कि जितने कार्ड धारक है सब विदेशी नागरिक भारतीय के रूप में समझे जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को या तो जो प्रतिनिधि है वो ये बात की मांग उठाए कि आदिम जाति आदिवासियों को हिसाब से उनको योजना जैसे ये जो है सेवाएं हैं टैक्स रहित गुना रहित ये कैसे है, वो ये प्रतिनिधि आवाज मिलकर उठाए। ये क्या है कि हम लोगों की आवाजों को दबाने के लिए, हम लोगों से सच का खुलासा होने चलने के लिए प्रतिनिधि मिलकर दबाते हैं कि ये तो गलत है, ये चीज है। पर ये गेजेट नोटिफिकेशन कैसे गलत हो जाता है? ये तो सरकार के जुडिशियल सिस्टम में छपा हुआ है। तो आदिवासियों के लिए या तो कोई नेटिव कार्ड एक स्पेशल हो जिसमें वो कार्ड का समावेश नहीं हो, या स्पेशली एक आइडेंटिटी के रूप में मांग करो। नहीं तो आदिवासियों का किसी कार्ड धारक में समावेश नहीं है। तो जितने लोगों की जो जरूरतपूर्ण है उसके लिए आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। बाकी सारा चीज मिलता है। बाकी हमने जैसे कि कोई स्कूल वाले जबरदस्ती आदिम जाति आदिवासियों को बिना आधार कार्ड से रोकता है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। उस फॉर्मेट के तहत हम लोग पेश होते हैं तो हमारा थोड़ा थोड़ा काम हो जाता है। और ये बहुत सारे भी है बताने को। तो आप सब लोगों का एक और मेरे पास जगत हितकारिणी नामक करके बुक है। इसमें लिखा है कि भारत भूमि का दुश्मन जो है वो, ये किसी संत वंत में छापी है। उसमें लिखा है कि इसका बनिया काफर सौदागर भंडारी कोठारी लंका का डेढ़ दाना वसूर, ये ऐसा लिखा है कि यही दुश्मन है। तो इसका एक अध्ययन करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि कौन क्या है ये सच है, पर इसका एक बार अध्ययन करना चाहिए। और लैंड रेवेन्यू रूल इसका भी अध्ययन करना चाहिए। और ये आपका समता जजमेंट इसका भी अध्ययन करना चाहिए। आपको किसी प्रकार के कोई दस्तावेज, किसी प्रकार का कोई अनुच्छेद समझ में नहीं आए, किसी प्रकार की कोई किताब राजस्व या कानून या आपका फासलो एक्सटेंडेड 1935 का कोई भी पढ़ समझ में नहीं आया, ये ट्रेजरी है, इससे सारा लोगों की सैलरी बनता है, बॉम्बे ट्रेजरी रूल। तो अगर कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप हमको बेशक बेझिझक पूछने का कष्ट करें। मैं आपका छोटा भाई अपना धर्मपुरी इंजीनियर विलेश खराड़ी, और जो भी समझ में नहीं आप हमको पूछिए, फ़ोन लगा लीजिए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, जिसकी रकम गिरवे पड़ी है, चांदी गिरवे पड़ी है, जिसकी ज़मीन गिरवे पड़ी है अनुसूचित क्षेत्र में खासकर, वो हमको बताएं, हम छुड़ाने की पूरी कोशिश और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और रतलाम निवेश हो, बांसवाड़ा हो, या घाटोल हो, प्रतापगढ़ हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, मंडला हो, डिंडोरी हो, बालाघाट हो, या आपका देवास हो, जितने ज़िले में बड़वानी हो, कुक्सी हो, धार हो, महाराष्ट्र का कोई हो, गुजरात हो, वापी हो, नवसारी हो, डांग हो, दाहोद हो, पंचो, आपका जितने ज़िले पड़ते हैं जहाँ आदिवासी रहता है, उदयपुर, खरवाड़ा, हम आदिवासियों के लड़ने के लिए प्रयास करेंगे। आपके घर पहुँच सेवा अभी हम फ्री हैं, तो आपके घर पहुँच आकर के हम लोग ये दस्तावेजी समझाते हैं और आपको दे करके जाते हैं। तो ठीक है, जोहार, जय आदिवासी। और एक और बार आपको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई।